हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि चौधरी और मैं आप सभी का पुनः स्वागत करूंगा आप सभी के परिवार पार्थ अकेडमी। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारतीय सेना के रक्षक बैच। आप सभी जानते हैं इसी भारतीय सेना की रक्षक बैच में हम सभी 24 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। ये 25 है, मैं इससे पहले 24 पढ़ा चुका हूं। मान के चलूंगा मैंने जितनी भी क्लासें आप लोगों को पढ़ाई होगी आप सभी ने अच्छे तरीके से जो उनको लिखा होगा, नोट्स बनाए होंगे और आज की क्लास में आप सभी रिविजन करके आए होंगे। कल प्रैक्टिस सेट नंबर 24 को पढ़ा था। एक हमने अच्छे लेवल पर भारतीय सेना के जिस तरीके से उसमें भारतीय संविधान के सवाल देखने को मिलते हैं उससे अच्छा लेवल कल हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। और आज हम लोग शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 25 की। यदि आप लोग इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट नंबर 25 पे मैं आप सभी का स्वागत करूंगा। और चलिएगा बिगर किसी देरी से शुरुआत करेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ में। और पहला प्रश्न जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप सभी को सभी सवालों के जवाब देने हैं। पहला प्रश्न जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो इस प्रकार से रहेगा। चलिएगा, जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेता। तो राष्ट्रपति के चुनाव में यहां पर हिस्सा कौन नहीं लेता? दोनों सदनों के चुने गए सदस्य यहां पर भाग नहीं लेते, या विधानसभा के द्वारा चुने गए सदस्य, दिल्ली तथा पुदुचेरी के द्वारा चुने गए सदस्य, या विधानसभा के नामांकित किए हुए सदस्य हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अब देखिएगा, हमने पहले भी इसकी स्टोरी पढ़ा है और पहले भी मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया कि जब महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं या जब भारत में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि जो हमारी लोकसभा है कौन होगी, जो हमारी लोकसभा होगी, लोकसभा के बाद जो हमारी राज्यसभा कौन होगी, जो यहां पर राज्यसभा होगी, और राज्यसभा के बाद लोकसभा के बाद राज्यसभा, और इसके बाद विधानसभा कौन होगी दोस्तों, जो विधानसभा होगी। विधानसभा के बाद में हमारे पास में जो और आता है दिल्ली, और दिल्ली के बाद कौन आता है हमारे पास में पुदुचेरी। ये जो विधानसभा होगी, यानी ये भारत में 28 यदि स्टेट है तो हर एक राज्य की विधानसभा होगी, और खासकर दिल्ली और पुदुचेरी ये दो हमारे पास में प्रेजेंट टाइम में केंद्र शासित प्रदेश है जो प्रेसिडेंट के चुनाव में सीधा प्रत्यक्ष रूप से वोट डालते हैं। तो इन सबके जो केवल निर्वाचित सदस्य होते, कौन से मेंबर होते, जो केवल निर्वाचित सदस्य होते, यहां पर मनोनीत के बारे में कहीं भी बात नहीं कही है। यानी वैसे सदस्य जिनको राष्ट्रपति या जिनको गवर्नर के द्वारा मनोनीत किए जाते, जैसे हम लोग जानते हैं राज्यसभा में महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा 12 लोगों को 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। तो वे वैसे सदस्य जिनका केवल निर्वाचन हुआ है, जो जनता के द्वारा सीधा प्रत्यक्ष रूप से वोट देकर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या खासकर दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा में भेजे गए, ऐसे सदस्य ही होंगे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या जो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेंगे, वोट डालेंगे। तो दोनों सदनों के सदस्य यहां बिल्कुल यहां पर वोट डालते हैं। विधानसभा के द्वारा चुने गए सदस्य ये भी वोट डालेंगे, दिल्ली तथा पुदुचेरी के सदस्य ये भी वोट डालेंगे, विधानसभा के नामांकित सदस्य ये यहां पर वोट नहीं डालते, बाकी ये सब डालेंगे। यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इसी तर्ज पर आप सभी को भारतीय सेना में प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिएगा, सवाल नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 2 पर जो हमारा होगा, ये मैंने सवाल पहले भी दिया था, खासकर मैंने इस सवाल को इसलिए दिया था क्योंकि भारतीय सेना की नर्सिंग एग्जाम में ये सवाल दो बार रिपीट हुआ था। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताएं जिनके खिलाफ महाभियोग, संसद में महाभियोग यहां पर चलाया गया। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया कल भी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने कल भी आप सभी को बताया था कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 में है। हम भारतवासी, हमने भारतीय संविधान जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनना स्टार्ट हुआ उससे पहले हम लोग महाभियोग की प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लेकर आए। और जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हम लोग महाभियोग की प्रक्रिया लेकर आए, आप सभी जानते हैं वो केवल राष्ट्रपति के ऊपर चलाई जाएगी। लेकिन महाभियोग प्रक्रिया जैसी, आई रिपीट, महाभियोग प्रक्रिया जैसी ही एक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ चलाई जा सकती यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने संविधान का अतिक्रमण करने का प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रपति को भी हटाने की शर्त भारतीय संविधान में एक ही उल्लेखित है कि यदि भारत का राष्ट्रपति यदि संविधान का अतिक्रमण करने का प्रयास करेगा तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का प्रावधान महाभियोग की प्रक्रिया के अंतर्गत आ सकता है। लेकिन राष्ट्रपति
या भारत के राज्यपाल अपने पद का निर्वहन भी नहीं करते, कार्य भी नहीं करते, तो भी आप कुछ नहीं बोल सकते। जैसा कि परमादेश हम लोग पढ़ते, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार प्रक्षा। और जो परमादेश है उसमें क्लियर मेंशन है कि अगर ये परमादेश महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम जो राज्यपाल है उनके ऊपर नहीं चलाया जा सकता, तो इस बात को आपको मानना पड़ेगा। महाभियोग प्रक्रिया जैसी माननीय सुप्रीम कोर्ट को हटाने की जो प्रक्रिया हो सकती है वो महाभियोग प्रक्रिया जैसी होगी। 2/3 बहुमत लोकसभा, 2/3 बहुमत राज्यसभा। जब 2/3 बहुमत लोकसभा, 2/3 बहुमत राज्यसभा से पास होगा तब जाके हम लोग ये डिक्लेयर कर देंगे, हाँ भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है उनको हटाने की पेशकश यहां पर की जा सकती है। तो जस्टिस रामास्वामी जी के बारे में चलाया गया। और आप सभी जानते हैं वर्तमान भारत के जो मुख्य न्यायाधीश के पद पर वो कौन है, संजीव खन्ना साहब है, आप सभी को पता है। इससे पहले डीवाई चंद्रचूड़ थे, और जो डीवाई चंद्रचूड़ जो बने थे उनके पापा थे वाईवी चंद्रचूड़, जो वाईवी चंद्रचूड़ का लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड था, यानी सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में सबसे लंबे समय तक जो मुख्य न्यायाधीश के पद पे रहे थे वो डीवाई चंद्रचूड़ के मतलब जो उनके फादर साहब जिनका नाम था वाईवी चंद्रचूड़ साहब, वो आप लोगों को याद होना सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में जो चुनी गई थी उनका नाम था फातिमा बीवी, आप लोगों को याद होगा। और ऐसा हाईकोर्ट, जो हाईकोर्ट होते हैं आप सभी जानते हैं 25 हमारे पास में हाईकोर्ट है, और जो हाईकोर्ट की यदि कोई महिला न्यायाधीश चुनी गई थी वो थी लीला सेठ, कहां की, हिमाचल प्रदेश की, वो आप लोगों को याद होना चाहिए। भारतीय संविधान के आर्टिकल क्रमांक 124 में क्या है, हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है, और 214 के अंदर हमारे पास में हाई कोर्ट का प्रावधान। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ाई है और आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिएगा। हमारे सवाल का राइट आंसर रहेगा जस्टिस रामास्वामी। क्या देखने को मिलेगा, जस्टिस रामास्वामी देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी पर ही जाऊंगा जो कि मेरे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे मैं बढ़ूंगा सवाल नंबर 3 पर। यह बेहद प्यारा सवाल है और आप ये मान के चलिएगा कि भारतीय सेना में ये प्रश्न जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसी प्रकार के तर्ज पर आप सभी को भारतीय सेना में प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्या प्रश्न रहेगा, यही रहेगा। हालांकि सवाल का संदर्भ आप लोगों को समझना पड़ेगा, जितने भी भारतीय सेना की तैयारी करते हैं। कि सवाल है गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर और यहां पर झंडा कौन फहराता है। अब यहां पर राजपथ जिसका नाम वर्तमान सरकार ने कर्तव्य पथ जो किया गया, यह सवाल है। अब यहां पर हमें समझना पड़ेगा, 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या हमें मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। आप लोगों को याद होगा जब गणतंत्र दिवस की बात होगी तो गणतंत्र जो दिवस पर होगा वो महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और जो 15 अगस्त जिस दिन हम लोग हमारी आजादी स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन ध्वज को फहराने का कार्य यह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाता है। अभी द्रौपदी मुर्मू मैम ने किया था, जैसा कि आप सभी जानेंगे। तो 2 प्रश्न है, 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री करेंगे, अब कौन करेंगे, अब ये करेंगे जिनका नाम होगा महामहिम राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर बी पर मैं जाऊंगा, मेरे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इसके बारे में डिटेलिंग में समझने का प्रयास करूंगा कि महामहिम आर्टिकल क्रमांक 75 के पॉइंट नंबर 2 में हमें देखने को मिलेंगे। राष्ट्रपति नो डाउट है, आर्टिकल जो है 50 में 2 में देखने को मिलेंगे। 53 में वो कार्यपालिका के प्रधान होंगे, आप सभी जानेंगे। 54 में उनकी कार्यपालिका जो उनका निर्वाचन की प्रक्रिया है। 55 में ये यहां पर निर्वाचन की केवल राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 55 में निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, 56 में उनके कार्यकाल से है। यहां पर जो है 57 में भारत के राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और इसके बाद में बात करूंगा 58 में राष्ट्रपति के पद के लिए कुछ प्रमुख रूप से प्रावधान है, और 59 में उनके पद के लिए शर्तें हैं। 60 में शपथ प्रक्रिया है। 61 में महामहिम पर जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये मैंने सारे आर्टिकल लिखे हैं। सारे आर्टिकल आप लोगों को याद होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 124 के तहत भारत में एक मुख्य न्यायाधीश होगा। वर्तमान में कौन है, संजीव खन्ना साहब। कौन है, संजीव खन्ना साहब जो है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। जैसे 52 में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यहां पर भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, नो डाउट आप सबको याद है। 53 में कौन होंगे, चलो जल्दी से बताओ। 53 में क्या है, 53 में महामहिम की कार्यपालिका किसका है, कार्यपालिका का जो है प्रावधान हमें देखने को मिलेगा। अच्छा 54 में क्या है, तो हम लोग देखते हैं निर्वाचन।
क्या है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। हम लोग 55 में देखते हैं निर्वाचन की प्रक्रिया। क्या देखते हैं? निर्वाचन की प्रक्रिया। भारत के राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहां पर जो होगा 56 में क्या होगा, उनके जो है उनके कार्यकाल का वर्णन हमें देखने को मिलेगा। कार्यकाल का वर्णन देखने को मिलेगा। आर्टिकल 57 में हम लोग पढ़ते हैं, आप लोगों को याद होगा कि जो महामहिम राष्ट्रपति है उनके पद का पुनः निर्वाचन भारत के राष्ट्रपति जितनी चाहे उतनी बार बन सकते हैं। 58 में उनके कुछ प्रावधान देखने को मिलेंगे आप लोगों को, और 58 में प्रावधान, 59 में कुछ प्रमुख रूप से पद के लिए शर्तें देखने को मिलेगी, 60 में उनके पद के लिए हमें शपथ प्रक्रिया होगी, और 61 में उनके ऊपर महाभियोग। कौन सी प्रक्रिया? महाभियोग की प्रक्रिया। तो मैं मान के चलूंगा जितने भी पार्थ एकेडमी के ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों को पहले से याद होगा, क्योंकि हमारी सभी ऑफलाइन बैचों में हम सभी इसी अभी कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ रहे हैं। आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, नो डाउट आप सबको याद होगा कि आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री का प्रावधान है। यहां पर क्या कौन है दोस्तों? मुख्यमंत्री का प्रावधान है। अच्छा, सवाल पूछेगा मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति आप सभी जानेंगे कि जो राज्यपाल होंगे, किनके द्वारा? राज्यपाल जी के द्वारा यहां पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। अच्छा, मैं यहां पर अगर पूछ लूंगा आर्टिकल 163 में क्या है, तो यहां पर मंत्री परिषद है। क्या होगा दोस्तों? मंत्री परिषद। और ये मंत्री परिषद किसको सलाह देगी? ये मंत्री परिषद किसको सलाह दे रही है? मंत्री परिषद माननीय राज्यपाल जी को यहां पर सलाह दे रही है। अगर मैं पूछ लूंगा आर्मी वाले स्टूडेंट जरा बताओ कि आर्टिकल 63 में क्या है, तो अगर मैं पूछूंगा आर्टिकल 63 में क्या है, तो आप मुझे ये जवाब देंगे कि यहां पर राज्यपाल का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? राज्यपाल का प्रावधान है। वैसे तो कई बातें हो सकती है, लेकिन काम की बात जितनी है उतनी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद होना चाहिए। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति जो है वो ध्वज जो फहराते हैं, और 15 अगस्त पर आप सभी जानते हैं 15 अगस्त प्रदेश के प्रधानमंत्री। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें आप लोगों को याद होना चाहिए। चलेगा, सवाल नंबर 4 पर बढ़ेंगे, और सवाल नंबर 4 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, उपनिषद में उप का मतलब क्या है? उप का मतलब होता है निकटता, मतलब बैठना उनके पास में। तो ये हमें उपनिषद में उप का मतलब पता हमें चलता है। आप सभी जानेंगे। जैसे एक मिनट रुकिएगा, जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोगों ने सुना होगा वेद के बाद आप लोगों ने सुना होगा ब्राह्मण। क्या सुना होगा? ब्राह्मण। और ब्राह्मण के बाद आप सभी ने सुना होगा एक तो वेद हो गया, ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण के बाद आरण्य। क्या हो गया? आरण्य हो गया। और इसके बाद में क्या हो गया? उपनिषद। क्या हो गया? उपनिषद। तो ये प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलते हैं। एक वेद देखने को मिलता है, एक हमें ब्राह्मण देखने को मिलेंगे, एक आरण्य देखने को मिलेगा, और ये उपनिषद मुख्य रूप से हमें देखने को मिलेंगे। तो ये 4 प्रकार की चीजें, इनके ऊपर मैं आप सभी से चर्चा कर चुका हूं। ये चीज है क्या, ये आप सभी को जानकारी होगी। एटलीस्ट वेद इस तरीके से समझने का प्रयास करो। वेद का मतलब होता है ज्ञान, जिसके व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान हो। आपसे पूछेगा वेद का मतलब क्या है, तो वेद का मतलब होता है प्रकाश, वेद का मतलब होता है ज्योति, वेद का मतलब होता है ज्ञान। ये सब वेदों का मतलब है यार। ज्ञान है, ज्ञान होगा, या प्रकाश आप बोले, या ज्योति होगा, तो ये सब वेद का मतलब होता है। मतलब यदि आपको पता है कि 4 प्रकार के प्रमुख रूप से वेद देखने को मिलते हैं, तो जिनके द्वारा ज्ञान दिया गया वो वेद है। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण का मतलब है कि मैं आपको समझाने में क्या सफल हुआ हूं, यानी 2 लोगों के बीच का जो माध्यम है, यानी पर्सन ए पर्सन बी के बीच का जो माध्यम है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण शिक्षा में भी होता है, ब्राह्मण ज्ञान में भी होता है, हर जगह ब्राह्मण होता है। तो 2 लोगों के बीच में जो चीज का माध्यम है, जिस भाषा के अनुरूप उस व्यक्ति को समझाया जा रहा है। मैं अभी आप लोगों को हिंदी भाषा में जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं ये भाषा भी बोल सकता हूं जो मेरी खड़ी भाषा में, ये भी बोलता हूं। कई तुम्हारा समझ में आई रही हो, तो आप बोलोगा हाँ आई रही हो। तो वो माध्यम है, आपको जिस भाषा में समझ में आ रहा है मैं उस भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। तो दैट इज, उसका मतलब होता है ब्राह्मण। आरण्य का मतलब होता है जो भी वेदों के जिन्होंने पढ़ा, या जितने गुरुओं ने उनको जो शिष्या थी, जो जितने भी शिष्य थे
उन्होंने अपने नोट्स बुक में जो लिखा वो आरण्य है। और एक समय आया जब जितने शिष्य भी उतने ज्ञानवर्धक बन गए, उतने ज्ञानी बन गए, अपने टीचरों से, अपने गुरुओं से तर्क वितर्क करने लगे, तब जब गुरु और शिष्य के तर्क वितर्क से जो चीज उत्पन्न हुई, यानी दोनों के ज्ञान से जो धारा उत्पन्न हुई, वही धारा क्या कहलाती है? वही धारा उपनिषद कहलाती है। और उपनिषद की संख्या टोटल आप लोगों को याद होना चाहिएगा, टोटल 108 मानी गई। कितनी मानी गई है? 108 मानी गई है। तो ये निकटता ही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारतीय सेना में याद रखो, किसी प्रकार का हमारा सवाल गलत नहीं होना चाहिए। आएगा सवाल नंबर 5 पर बढ़ते हैं। भारत में मयूर सिंहासन को कौन लेकर गया था? तो मयूर सिंहासन को कौन लेकर गया था? आप सभी जानते हैं कि एक देश पड़ता है और उस देश का नाम होगा ईरान। और उस ईरान का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था नादिर शाह। नादिर शाह 1737 में भारत में आता है। और नादिर शाह बिल्कुल बाउंड्री पर आया था, और बाउंड्री पर वो 50 लाख रुपए की मांग की। बिल्कुल सादत खां वो व्यक्ति हुआ करता था जिसने नादिर शाह को भारत में इनवाइट किया। वो बोलता था 50 लाख रुपए में क्या रखा है, वो तो लूटने के लिए धन दौलत आया था। वो 50 लाख रुपए मानकर नादिर शाह भारत से जा रहा था। सादत खान ने बड़े लेवल पर उसको इनवाइट किया भारत में। जब नादिर शाह भारत में आता है तो वो देखता है मयूर सिंहासन को, वो देखता है मोहम्मद शाह रंगीला को, क्योंकि उस समय मुगल डायनेस्टी का शासक कौन था? मोहम्मद शाह को। और वो दोस्ती के बदले नादिर शाह का ऐसा मतलब था ना, नादिर शाह को सादत खान के द्वारा पहले ही बता दिया गया था कि राजा की पगड़ी में मयूर सिंहासन एक कोहिनूर हीरा है। क्या है? कोहिनूर हीरा है। तो जब मोहम्मद शाह रंगीला से जब नादिर शाह मिलता है तो नादिर शाह बोलता है कि हम तो आज से दोस्त हैं, और हमारी दोस्ती यारी में हम जब हमारे पक्के परम मित्र जब बन जाते तो हम पगड़ी का आदान प्रदान करते हैं। मतलब मेरी जो सिर की पगड़ी है वो मैं तुमको दूंगा, और तुम्हारे सिर की पगड़ी मैं दे दूंगा। अब यहाँ पर देने से हिचकिचाता है कौन हिचकिचाता है? तो जवाब हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। ये हिचकिचाता है। क्यों ऐसी परिस्थिति क्यों बनती है? क्योंकि आप लोगों को याद होना चाहिएगा, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला के ही जो उसके मुकुट या उसके जो पगड़ी होती थी, उसकी पगड़ी में हुआ करता था कोहिनूर हीरा। वो कोहिनूर हीरा नादिर शाह भारत से लेकर जाता है, और करोड़ों धन दौलत जो भारत से लेकर जाता है वही जो नादिर शाह, तो उसने मयूर सिंहासन भी लूट लिया था। कौन मयूर सिंहासन लेकर गया था? तो नादिर शाह लेके गया था। ये 1737 में भारत में पूरी तरीके से इंटर कर रहा है, और 1739 में भारत से पूरी तरीके से ये व्यक्ति जा रहा है। तो एटलीस्ट ये आप लोगों को याद होना चाहिए। मैं मान के चलूंगा आप लोगों को याद होगा ये सारी चीजें। या अभी ऑफलाइन में हम लोग डाउनफॉल ऑफ मुगलिया डायनेस्टी पढ़ रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट जो है मेरे साथ पढ़ रहे हैं, जो अभी हम लोग मॉडर्न पढ़ चुके हैं, और सॉरी मॉडर्न में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं, जितने भी 11वीं बैच है या जितने भी कॉम्पिटिटिव बैच है, मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं डाउनफॉल ऑफ मुगल डायनेस्टी। जब मैं डाउनफॉल ऑफ मुगल डायनेस्टी पढ़ा रहा हूं, आप सभी को बताया हमने रफीउल दौला तक जो पढ़ा है, जिसकी मृत्यु अतिसार रोग के कारण हो गई, वहां से अभी मैं आगे आपको कंटिन्यू पढ़ाऊंगा, तो इसका जिक्र जरूर होगा। बेहद अच्छी स्टोरी, हम आगे चर्चा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 पर चर्चा करेंगे। 2018 में एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई थी? तो ये जकार्ता पालेम्बांग। ये मतलब ये कुल मिलाकर आपके इंडोनेशिया में 2018 के क्या खेले गए थे मैं पढ़ाऊंगा। 2018 में आप लोगों को एशियन खेल, कौन सा? एशियाई खेल देखने को मिले, और ये कहां पर हुए थे? तो एटलीस्ट आप लोगों को याद होना चाहिए ये इंडोनेशिया में हुए थे। कहां पर हुए थे? इंडोनेशिया में हुए थे। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। 2022 में कहां पर हुए थे? तो ये चीन में। कहां पर हुए थे एशियन खेल दोस्तों? चीन में हुए थे। 2026 में कहां पर होंगे? नगोया। कहां पर होंगे? नगोया। नगोया कहां पड़ेगा? जापान। कहां पर होंगे दोस्तों? जापान में होंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए पर जाऊंगा, जो मेरे सवाल का एकदम राइट आंसर होगा। चलिएगा सवाल नंबर 7 पर बढ़ेंगे। और पुष्कर ऊंट मेला, नो डाउट आप सबको पता होगा कि राजस्थान की पवित्र भूमि है जो है वो, जिस पर क्या हुआ था, जिस पर पुष्कर ऊंट मेले का आयोजन किया जाता है। तो सवाल नंबर 7 ये पैटर्न आप मान के चलिएगा, ये पैटर्न रहा तो इतने नंबर आप लोगों का स्कोर होगा। ठीक है, और अगर आप अपने स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं तो ऑफलाइन सेंटर में आप सभी का स्वागत करूंगा, कि ऑनलाइन हम अभी इतने लेवल पर नहीं पढ़ा रहे। ये जरूर मैं आप सभी की हेल्प कर रहा हूं, लेकिन अगर आप बिल्कुल चाहते हैं कि
42 की जगह 45 क्वेश्चन आप सभी के भारतीय सेना में एक्यूरेट राइट हो तो ऑफलाइन सेंटर में आप सभी का स्वागत करूंगा। और इसके साथ में बढ़ूंगा सवाल नंबर 8 के बाद में। सवाल 8 देखो, सवाल है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के साथ किस भारतीय राज्य की सीमाएं लगती हैं? पहले तो हमें याद होना चाहिए अफगानिस्तान। कौन सा हो गया? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद कौन हो गया? हमको देखने को मिलेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद जो है हमारे साथ होगा चीन। कौन होगा? चीन। चीन के बाद हमारे पास में नेपाल होगा। नेपाल के बाद भारतीय सीमा जो लगेगी वो भूटान से। भूटान के बाद जो होगा वो कौन होगा? वो म्यांमार होगा। और म्यांमार के बाद कौन होगा? म्यांमार के बाद होगा बांग्लादेश। कौन होगा? बांग्लादेश होगा। ये आप सभी को पता होगा। ये प्रमुख से 7 देशों से भारत की सीमा लगती है और इन्हीं सीमा में से जो उत्तराखंड राज्य है आप सभी को पता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, बिहार की बात करूंगा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम, ये सभी किसके साथ सीमा बनाते हैं? तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ये नेपाल के साथ। किसके साथ सीमा बनाते हैं? तो नेपाल के साथ ये सभी सीमा बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बोलूंगा कि हाँ, ऑप्शन नंबर बी ही मेरे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 7 जो देश है वो भारत से सीमा बनाते हैं। सबसे जो ज्यादा सीमा बनाता है भारत वो बांग्लादेश से बनाता है। 4096 किलोमीटर के साथ हम लोग सीमा बनाते हैं, आप लोगों को याद होगा। फिर सेकेंड टर्म जो है वो हम चीन के साथ सीमा बनाते हैं और सबसे कम सीमा हम लोग अफगानिस्तान के साथ 108 किलोमीटर की सीमा हम लोग नेपाल के अफगानिस्तान के साथ साझा करते हैं। सवाल नंबर 9 पर बढ़ूंगा और सवाल नंबर 9 हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी कैपिटल। अब ये सेकंड कैपिटल पूछा है, सेकंड कैपिटल पूछा है कुषाणों के। कुषाण कौन थे? आप सबको पता है कुषाण वही शासक थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे और उसमें भी शुद्ध सोने के सिक्के जारी कौन किए थे? तो विमकुडफिसेस ने, जो फाउंडर था ये कुषाण डायनेस्टी का, जिसका नाम था विमकुडफिसेस, उसने भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। और पहली कैपिटल ये लोग पेशावर, जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान है, उस पेशावर को ये लोग कैपिटल के रूप में बनाते। लेकिन जब पूर्णतः ये भारत में अधिपत्य जमाते, अपना भारत में जो शासनकाल जो जमाते, तब ये सिलेक्ट कर लेते नहीं। अब उसके तर्ज पर भारत में जो कैपिटल होगी वो मथुरा को कैपिटल पूर्ण रूप से नियुक्त करते। लिखना हो तो ये लिख लीजिए, भारत में रेशम मार्ग की खोज की और भारत ने सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। बाकी तो मैं आप सभी को ऑफलाइन में पढ़ा चुका हूं, तो आप लोगों को बेसिकली याद होगा, ये याद होना चाहिएगा आप सभी को। और जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी आप सभी को पता है वो कनिष्क के समय काल में हुई थी। तो नो डाउट आप लोगों को याद होगा। ऑप्शन नंबर डी पर बढ़ेंगे। अगला सवाल जो होगा सवाल नंबर 10। तो सवाल नंबर 10 मिनट समय देखूंगा कितने मिनट हमने क्लास लिए, चलेगा 23 मिनट क्लास हो चुकी है। सवाल नंबर 10 है, भारत में निम्नलिखित संविधान की जो है कौन सी अनुसूची यहाँ पर, मतलब संघ के लिए कौन सी ये सूची दी गई है? तो 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी, जो मेरे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर मेरे को ये देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सभी जानेंगे, क्योंकि जो 7वीं अनुसूची है यहीं पर हम लोगों को संघ सूची, कौन सी सूची है? संघ सूची, हम लोगों को राज्य सूची और हम लोगों को समवर्त सूची हम लोगों को देखने को मिलेगी। ये सभी जो है हमें 7वीं अनुसूची में यहां पर देखने को मिलती है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर जो है हम 11 पर बात करते हैं और सवाल नंबर 11 है भारतीय लघु उद्योग बैंक, सिडबी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतीय सेना वाले सारे बच्चों लिखेंगे सिडबी। ये 1990 में, 1992 में, 1988 में या 1994 में। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा कि सिडबी बैंक की स्थापना कब की जाती है? 1990 में इसकी स्थापना किया गया। आप लोगों को बेहतर तरीके से ये सारी चीजें याद होगा। आइए सवाल नंबर जो 12 पर मैं चर्चा करूंगा, निम्न में से किसे रेमन पुरस्कार 2024 मिला? ये बहुत फेमस है और ये रेमन पुरस्कार कौन को मिला? हियाओ मियाजाकी को मिला है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पिछली बार जैसे नर्सिंग के पेपर में एक सवाल पूछा गया था 2008 में, जो मान बुकर पुरस्कार कौन को दिया गया था? ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आप लोगों को पता होना चाहिए कि फिलीपींस के राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है। इसे एशिया का
नोबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का नोबल कहा जाता है। मैं पढ़ा चुका हूं आप सबको, हयाओ मियाजाकी को दिया गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। लेकिन जो भारतीय सेना की नर्सिंग एग्जाम हुआ, अब नर्सिंग एग्जाम क्या पूछा कि 2008 में मान बुकर पुरस्कार कौन को दिया गया था। अब नेक्स्ट टर्म्स में हमें देखने को मिलेगा कि सवाल नंबर 13 है, मैं आगे आप लोगों को जरूर पढ़ाऊंगा। 54वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 ये किसे सम्मानित किया गया? 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात कर रहा है और ये किसको दिया गया है? ये मिथुन चक्रवर्ती साहब को। ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती आप क्या जानते हैं? आपने साउथ की मूवी देखी और साउथ की मूवी में जो आपने देखा होगा कि वो गोलियां चलाते हैं, उनको गोली नहीं लगती। मिथुन दा की आप एक मूवी देखिएगा जिसमें वो गोलियां साइकिल के माध्यम से रोक रहा है। बताइए, जो ये मिथुन दा ने गोलियां साइकिल से रोके, इतने टैलेंटेड है। खैर, बड़ा योगदान है इनका। इनका गाना था आई एम ए डिस्को डांसर, वो आप लोगों को याद होगा। तो इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। इससे पहले 53वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो वहीदा रहमान मैम को दिया गया था। 54वां दिया गया मिथुन चक्रवर्ती साहब को दिया गया है, तो आप लोगों को याद होगा। आइए सवाल नंबर 14 पर चर्चा करूंगा। मोहम्मद राफी आरिफ खान हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं? 4 ऑप्शन है हमारे पास। पश्चिम बंगाल, कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार। तो आप सभी जानेंगे कि बिहार के कहां के अपॉइंटमेंट किए गए हैं? ये बिहार के। इससे पहले कहां के थे? इससे पहले ये थे कहां के? केरल के। तो केरल के बाद इनको कहां पर अपॉइंटमेंट कर लिया गया? तो इनको बिहार के राज्यपाल के रूप में अपॉइंटमेंट कर लिया गया है। अंतिम प्रश्न आप सभी से होमवर्क के लिए, 63 वेले सुब्रतो कब अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब किस राज्य स्कूल ने जीता है? तो ये सवाल आप सभी का होमवर्क है। मैं मान के चलूंगा आप सभी सवाल का जवाब देंगे। और कुछ स्टूडेंट यदि चैनल पे पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने ये वीडियो अंत तक देखी अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 26 में। आप मेरे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पार्थ, विजय पार्थ।